नमस्कार साथियों, एग्री प्रो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमारे जीव विज्ञान की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से हमारे जीव विज्ञान की क्लासेस रेगुलर इसी टाइम आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती जाएगी। आशा करता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जो दो क्लासेस के अंदर जीव विज्ञान के कोशिका के बारे में जो पढ़ा था वो आपने याद किया होगा, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अभी तक जो जो पढ़ा था उन सब का आज एक बहुत जल्दी क्विक रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद हम आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि कोशिका कोशिका क्या होती है, सेल क्या होती है। तो हमने सेल के बारे में इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय के बारे में बात किया था। सेल यानी हमारे शरीर की या सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ सेल। सेल के अंदर हमने मुख्य तरह दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक सेल की संरचना के बारे में, कोशिका की संरचना, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दूसरा हम लोगों ने बात करना है कोशिका के विभाजन के बारे में, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। हमने बात की थी सेल की। सेल के अंदर डेफिनेशन के बाद कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। अब कोशिका विज्ञान शब्द याद ना रखे, इस शब्द को साइटोलॉजी ही याद रखे, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे साइटोलॉजी आता है। उसके बाद हमने बात की थी कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज के अंदर हम लोगों ने दो साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा था। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका विज्ञान या कोशिका की खोज 1665 के अंदर की। वहीं जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की वो कोशिका थी मृत कोशिका, डेड सेल। तो इसके ठीक 9 साल बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसके 9 साल बाद 1674 में जो सेल की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका की खोज की थी वो कॉर्क नाम के एक पादप के अंदर की थी। वहीं हम अगर जीवित कोशिका की बात करें, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज माइक्रोप्लाज्मा में की थी। ये हम लोगों ने सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कोशिका के सिद्धांत की बात की। कोशिका का सिद्धांत क्या होता है। इसके अलावा अगर कोशिका के विभाजन की बात करें तो कोशिका के शरीर या कोशिका की संरचना में मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। एक भाग जिसको हम बोलते हैं कोशिका का आवरण, जो कोशिका के बाहर की तरफ वो बना होता है। दूसरा भाग कोशिका का द्रव्य और तीसरा भाग होता है उसका केंद्र। द्रव्य के अंदर दो चीजें पाई जाती है। द्रव्य के अंदर दो भाग होते हैं, एक भाग जिसको हम ठोस भाग बोलते हैं, दूसरे वाला भाग हम बोलते हैं तरल भाग। ठोस भाग को हम लोग ट्रोफोप्लाज्मा, वहीं तरल भाग को हम हाइड्रोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो ठोस भाग होता है उसके अंदर इसके कोशिकांग आते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतर्प्रद्रवी जालिका के नाम से ये सारे पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें केंद्र की, तो केंद्र को कोशिका का ब्रेन बोला जाता है। केंद्र को कोशिका का ब्रेन, कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कोशिका के परिचय के बारे में बात हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने कोशिका के सिद्धांत की बात की थी। कोशिका का सिद्धांत या जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। कोशिका के सिद्धांत की बात करें तो पादपों के अंदर कोशिका का सिद्धांत और जंतुओं के अंदर कोशिका का सिद्धांत दो अलग अलग साइंटिस्टों ने, दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया। लेकिन उसी दोनों थ्योरीज को, दोनों सिद्धांतों को मिलाकर एक ही सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था रुडोल्फ विर्चो ने।
रुडोल्फ विर्चो, जिसको हम कोशिका का आधुनिक सिद्धांत बोलते हैं। कोशिका के आधुनिक सिद्धांत या कोशिका का मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो, उनके साथ दो और उनके सहयोगी पुकिंजे और नेगेली ने दिया था। पादप कोशिका विज्ञान या पादप कोशिका सिद्धांत की बात करें तो वो दिया था स्लाइडेन ने। वही जंतु कोशिका का सिद्धांत स्वान ने दिया था, स्वान एंड स्लाइडेन ने। कोशिका के सिद्धांत के अंदर एक बात कही गई है कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती, यानी न्यू सेल इज फॉर्म फ्रॉम द प्रीवियस सेल। नई कोई भी कोशिका बन रही है वो पुरानी कोशिका से ही बनेगी। इसके अलावा एक और चीज बात कही गई कि सारे सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पहला पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कोशिका के प्रकार की बात की थी। हमने सबसे पहले दो प्रकार की कोशिकाएं देखी, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादपों के अंदर पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका, वही जंतुओं के अंदर पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने, इनके बारे में डिफरेंस, इनके बारे में अंतर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की। हमारी पिछली क्लास में हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा था। आज हम वापस करेंगे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। दूसरे प्रकार की कोशिका का विभाजन। पहले प्रकार की कोशिका का विभाजन पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अगर आप इस तरीके से आपको पुरानी क्लास में पढ़ाया हुआ सिलेबस अगर याद है तो आप परीक्षा की तैयारी वाकई में कर रहे हो। नई क्लास लेने से पहले रोज हम उससे पहले पढ़ी गई 2 क्लास, 4 क्लास या फिर 10 क्लास हो जाए, सारी क्लासेस का रिवीजन 5-7 मिनट में ऐसे ही करेंगे ताकि हमारे दिमाग इसको रिकॉल करे कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर क्या पढ़ा था। तो चलो अब यहां से आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनका आकार 0.1 नैनोमीटर से लेके 5 नैनोमीटर, यानी अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिकाएं आकार में छोटी, वही यूकैरियोटिक सेल की कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है अगर उनके आकार में वो छोटी है तो उनके अंदर केंद्र का निर्माण भी पूर्णतः नहीं होता, केंद्र का निर्माण भी पूरी तरीके से नहीं होता। यानी अगर बात करें तो अर्ध विकसित केंद्र पाया जाता है, सेमी डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर विकसित केंद्र पाया जाता है, डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। केंद्र का निर्माण पूरी तरीके से होगा, केंद्र के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स वगैरह सारे चीज अवेलेबल होंगे। फिर बात करें तो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके कोशिकांग के अंदर कोई भी ऐसा कोशिकांग नहीं पाया जाएगा जिसके चारों ओर झिल्ली युक्त कोशिकांग का मतलब है कोई कोशिकांग है। कोशिकांग यानी कोशिका का अंग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गन्स। अगर बात करें तो एक सेल ऑर्गन्स की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम संरचना की बात करेंगे तो उसके चारों ओर एक आवरण, एक झिल्ली पाई जाएगी। लेकिन ये सारे ऑर्गन्स, ये सारे अंग, जिन अंगों के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है वे अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते, वे सारे अंग यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम एक कोशिकांग है जिसके ऊपर कोशिका झिल्ली या किसी भी तरीके का आवरण नहीं पाया जाता, तो वो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मौजूद होता है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। आगे हम जब बात करेंगे कोशिकाओं के बारे में तो वहां हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां राइबोसोम्स हम दो प्रकार के देखेंगे, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। ये दो वर्ड आ रहे हैं 70S एंड 80S, ये राइबोसोम्स के प्रकार है। आगे कोशिकाओं की बात करेंगे तब हम उसके अंदर इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, पूरी तरीके से आप समझेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स का क्या काम है, कहां पर ये सारे काम आ रहे हैं। फिर आगे बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक्स के अंदर 70S होता है, वहीं यूकैरियोटिक के अंदर दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं।
डीएनए की बात करें तो वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाएगा, लेकिन डीएनए भी अलग अलग प्रकार का होता है, जिसकी बात हम आगे तो कोशिकांग पढ़ते टाइम हम इसकी बात करेंगे। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए यहाँ नग्न और वर्ताकार होता है। नग्न का मतलब होता है जिसके बाहर की तरफ कोई आवरण नहीं पाया जाता है, उसका आवरण सिंगल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स नहीं होता है, और सर्कुलर होता है, सर्कुलर यानी गोल होता है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए लाइनर होता है, डीएनए लाइन के अंदर पाया जा रहा है इस तरीके से। आगे हम बात करते हैं यूप्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो विभाजन होता है वो असूत्री विभाजन होता है। आप लोगों ने कोशिका विभाजन के बारे में कुछ क्लासेस के अंदर आपने 11th 12th के अंदर या 10th के अंदर पढ़ा होगा। यहाँ उस टाइम आप लोगों ने विभाजन के दो सेल डिवीजन के दो मेथड्स देखे होंगे, मियोसिस एंड माइटोसिस, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन इसके अलावा एक और विभाजन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं असूत्री विभाजन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो विभाजन होता है वो होता है असूत्री विभाजन। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यहाँ पर दो सामान्य प्रकार के विभाजन, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस एंड माइटोसिस, दोनों पाए जाएंगे। वहीं अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसके एग्जांपल में आएंगे माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसके अंदर पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका पाई जाती है। तो ये हम लोगों ने कोशिका के दूसरे प्रकार के बारे में बात की थी। हमने पहला कोशिका का प्रकार के अंदर जंतु कोशिका और पादप कोशिका की बात की थी। आज हम लोगों ने बात की है यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आप यहाँ इनका डायग्राम के साथ देखिए, ये होती है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल और ये माइक्रोप्लाज्मा का डायग्राम है जो हमको दिखाता है प्रोकैरियोट्स के बारे में और ये दिखा रहा है हमको यूकैरियोट्स के बारे में। तो ये है कोशिका का विभाजन अगर उनके आकार के आधार पर बात करें। अब आगे बात करेंगे हम कोशिका के आवरण की। तो हमने इस चार्ट में जैसे पहले ही देखा था कि हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। हमने कोशिका का सामान्य विवरण पढ़ चुके हैं। अब हम सबसे पहले कोशिका के बाहर पाए जाने वाले आवरण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम कोशिका के द्रव्य के अंदर ट्रोपोप्लाज्म एंड हाइलोप्लाज्म का अध्ययन करेंगे। सबसे लास्ट के अंदर हम इस कोशिका के अंदर उसके न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस यानी कोशिका का दिमाग। सोचने वाली बात है कि कोशिका के अंदर भी दिमाग होता है। चलिए आगे बात करते हैं कोशिका के आवरण की। कोशिका के आवरण के अंदर दो चीजें पाई जाती है, कोशिका झिल्ली वो कोशिका भित्ति, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं हम सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। उस आगे वाले टॉपिक पे जाने से पहले आप इसको पहले नोट कीजिए। मैं क्लास में साथ के साथ नोट करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पॉज करें स्क्रीनशॉट ले बाद में लिखें। बाद में आप कितना पढ़ते हो हमसे बेटर कोई नहीं जानता है। तो अभी इसको क्लास के अंदर इसको नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी। ये हमारी अगर सिलेबस के विश्लेषण वाली क्लास को भी जोड़ा जाए तो ये हमारे जीव विज्ञान की चौथी क्लास है। अब तक आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने जीव विज्ञान की अलग से नोटबुक बना ली होगी, उसके अंदर आप अपने हाथ से नोट्स
लिख रहे होंगे। ये क्लास का पीडीएफ क्लास खत्म होते ही हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल के ऊपर तो ये क्लास होगी, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोनों मीडियम में पीडीएफ मिलेगा, पर मेरी प्रेफरेंस ये होगी, मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। पीडीएफ प्रिंट करके पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। तो चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी यूट्यूब चैनल के। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका प्यार ऐसे देते रहे। धन्यवाद।